ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। देखिए, सभी विद्यार्थियों को काम दिया जा रहा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी अब भी काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। तो आप उन छात्र छात्राओं को साथ में जोड़ें और बताएं कि काम अपने किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय से संबंधी कार्य, गृह कार्य पूरा करें और याद करें। आज करते हैं हिंदी व्याकरण से क्रिया और उसके भेद। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण इस बिंदु को आप ध्यान से करेंगे तो काफ़ी आपको लाभ होने वाला है। देखिए, क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे, काम का करना या होना समझा जाए, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। संज्ञा सर्वनाम के बाद महत्वपूर्ण जो बिंदु है, क्रिया से संबंधित जो टॉपिक है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। तो क्रिया का अर्थ होता है करना। इस बात को नोट करेंगे। प्रत्येक भाषा के वाक्यों में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। अली पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे पढ़ रहा है। बारिश हो रही है। बाजार में बम फटा। बच्चा गिर गया। तो ये सब काम है, क्रिया है। वह बैठा है, वह खेल रहा है, सब क्रिया है। आगे लिखेंगे आप। कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे या उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है धातु किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए आप। यहाँ पे धातु रूप हैं जो हमारी संस्कृत भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी उपजी भाषा है संस्कृत भाषा से। तो वहाँ बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, ये सभी शब्द जो हैं धातु रूप माने जाते हैं। मूल रूप यानी क्रिया जहाँ से शुरू होती है, क्रिया की जड़। मूल का मतलब जड़ होता है। महत्वपूर्ण बात है, समझना जरूरी है। धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप। तो ये पे मूल रूप है क्रिया का, जहाँ से क्रिया आरंभ हुई, शुरू होती है। और इसके साथ हम कुछ शब्दों को, कुछ उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़ लेते हैं। जैसे बोलना, बोल से पढ़ना, घूमना, लिखना, ये क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। तो कोई आपसे पूछ लेता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब करते हैं क्रिया के भेद। देखिए, क्रिया के वैसे अलग अलग प्रकार दिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। सकर्मक, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, अकर्मक, इनट्रांजिटिव, जो आपके बहुत काम का विषय है, टॉपिक है। सकर्मक क्रिया, सकर्म। देखिए यहाँ पे सकर्म, सकर्म, कर्म के साथ। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो, कर्म मतलब उस जो वो काम कर रहा है, जो भी बोल रहा है, उसके विषय में जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो कर्म होता है। संज्ञा सर्वनाम जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना एक क्रिया है। किसकी ओर संकेत कर रहे हैं हम? क्या पढ़ रहा है वो? पुस्तक। पुस्तक हमारा कर्म हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन, यानी जो कार्य होता है उसका संचालन कर्ता से हो
पर जिसका फल जो है दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म यानी कर्म पर पड़े वो कर्मक क्रिया होती है। ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वाक्य में क्रिया से होने के समय कर्ता का प्रभाव फल जिस व्यक्ति वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। जिस क्रिया, सरल शब्दों में बोल सकते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? पुस्तक। ये उसका कर्म है। माली ने पानी से पौधों को सींचा। पौधों को सींचा, तो किसको सींचा? पौधों को। याद रखेंगे। उपयुक्त वाक्य में पानी, पौधे सब जो हैं शब्द कर्म हैं। याद रखेंगे, क्योंकि माली और अध्यापिका का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। यहाँ तक आप लिखेंगे। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार से होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। श्याम फिल्म देख रहा है। क्या देख रहा है? फिल्म। तो एक ही कर्म है। अगर यहाँ पे होता श्याम मोहित के साथ फिल्म देख रहा है, तो मोहित के साथ गौण कर्म उसके साथ हो जाता है, तो दूसरा कर्म आ जाता, तो वो द्विकर्मक हो जाती है। एक उदाहरण देखिए। यहाँ पे देखिए, दो कर्मों से युक्त द्विकर्मक। श्याम अपने भाई के साथ, यहाँ पे देखिए भाई के साथ फिल्म देख रहा है, तो यहाँ पे कर्म जो है फिल्म है, पहला कर्म जो मुख्य होता है, और दूसरा गौण कर्म होता है जिसको द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। नौकरानी फिनाइल से पोंछा लगा रही है। पोछा लगा रही है, तो फिनाइल से लगा रही है, तो पोछा एक पहला कर्म है, क्या लगा रही है, और दूसरा किसके साथ? ये गौण, उसका द्विकर्म यानी दूसरा कर्म है। आगे चलते हैं। अकर्मक क्रिया। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जो भी काम वो कर रहा है, संज्ञा सर्वनाम, उसके साथ वो नहीं होता, दिखाया नहीं जाता, ऐसे में वो क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है, तो वो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे लिखेंगे आप दूसरे शब्दों में। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। कर्म पर नहीं होगा, कर्ता पर फल पड़ेगा, व्यापार और फल यानी उसका प्रभाव। अकर्मक, अकर्मक यानी उसमें कर्म शामिल नहीं है, कर्म रहित है, कर्म के बिना। उदाहरण देखिए। श्याम सोता है। सोना एक क्रिया है, तो अकर्मक है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। वह हंसता है। हंसना अपने आप में पूर्ण है, तो इसमें आवश्यकता किसी भी कर्म की नहीं है। वह रोता है। ये सब अकर्मक क्रिया के रूप हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को पहचानने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, उसको देखिए। कुछ अकर्मक क्रियाएं दे रखी हैं। तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मारना, रोना, चमकना आदि, यह अकर्मक क्रियाएं हैं। और इनकी पहचान के लिए आप देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती हैं। ऐसे प्रश्नों का जब शब्द आपके दिमाग में आता है, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि क्या हुआ, कब हुआ, क्या, किसको हुआ, कैसे, तो ये सब उत्तर अगर मिल जाते हैं तो समझ लो कि आपकी क्रिया सकर्मक है। अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। राम फल खाता है। राम क्या खाता है? देखिए, तो यहाँ पे फल, अगर सीधा बोलें राम खाता है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा क्या, तो इसीलिए यहाँ पे आपको फल दिखाई दे रहा है, तो खाना जो क्रिया है वो सकर्मक है। सीमा रोती है। अब क्या रोती है ऐसा कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि उत्तर इसमें मिल चुका है, तो ऐसे में कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो क्रिया अकर्मक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ क्रियाओं से उदाहरण आप लेंगे और लिखेंगे।
और समझने के साथ साथ उनको याद रखेंगे कि किस तरह से अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में अंतर होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।